बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जहाज के कैप्टन को कंट्रोल टावर से कहा गया कि आप जहाज को पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकते और इसे दुबई ले जाइए। पायलट ने कहा कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं है कि हम दुबई जा सकें। कंट्रोल टावर से कहा गया कि फिर आप हमारे अगले हुक्म का इंतजार कीजिए। लेकिन पायलट को अंदाजा था कि इतना कम फ्यूल होने की वजह से उनके पास वक्त बहुत कम है, और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि इस तरह के अहकामात जहाज में मौजूद एक मुसाफिर की वजह से दिए जा रहे हैं, और वो मुसाफिर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। पायलट ने परवेज मुशर्रफ के स्टाफ में से एक ऑफिसर को बुलाया और उन्हें सूरत हाल बयान की। अभी ये दोनों कॉकपिट में बात कर ही रहे थे कि परवेज मुशर्रफ भी वहां पहुंच गए। पायलट ने परवेज मुशर्रफ को बताया कि जहाज को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने पूछा क्या ऑप्शंस हैं। उन्हें बताया गया कि जहाज या तो मस्कत ले जाया जा सकता है या फिर भारत के शहर अहमदाबाद। मुशर्रफ के बकौल उन्होंने भारत का नाम सुनते ही कहा, ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि जहाज को भारत नहीं ले जाया जाएगा। कॉकपिट में होने वाली ये कॉन्वर्सेशन उस दिन होने वाले 12 अक्टूबर 1999 को होने वाले ड्रामे का ना नुक्ता आगाज था और ना ही नुक्ता अंजाम। हम आपको शुरू से बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या और ये पूरा का पूरा ड्रामा खत्म किस तरह हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने का फैसला कर लिया, और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनकी चॉइस थे उस वक्त के DGISI जनरल जियाउद्दीन भट्ट। उन्होंने जनरल जियाउद्दीन भट्ट को वजीर आजम हाउस तलब किया और उन्होंने कहा, मुबारक हो, अब पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जाहिर है वो इस बात से बहुत खुश हुए। कुछ ही देर में रैंक्स मंगवाए गए और उन्हें रैंक्स लगा दिए गए। जनरल जियाउद्दीन भट्ट ने खुशी से मगलूब अपनी बीवी को फोन किया। उन्होंने कहा, मुबारक हो, अब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बीवी हैं। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रैंक्स लगाए हैं। जाहिर है उनकी बीवी इस बात से बहुत ज्यादा शाद थी। उन्होंने फौरी तौर पर घर में रखी हुई मिठाई अपने पड़ोस में रहने वाले एक और आर्मी ऑफिसर, जो कि उनकी बीवी बहुत अच्छी उनकी दोस्त थी, उन्होंने अपनी दोस्त को भिजवा दी। उन खातून ने अपने शोहर को, जो कि उस वक्त दफ्तर में थे और आर्मी में एक बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने कॉल की और कहा, यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं। उन्होंने पूछा, किस बात पर? उन्होंने कहा कि जनरल जियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। उन्होंने अपनी बेगम को फोन रखा और फौरन ही दीगर सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को कॉलें करनी शुरू कर दी, और कुछ ही देर में यह बात मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप में फैल गई। उस वक्त तक पाकिस्तान टेलीविजन से यह खबर नशर नहीं हुई थी। हम अपने नए जो नौजवान देखने वाले उन्हें बता दें कि उस दौर में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं होते थे और न्यूज़ का वाहिद जरिया पाकिस्तान टेलीविजन या रेडियो पाकिस्तान ही होता था। इसी दौरान जब वजीर आजम हाउस में ये बात पता चली कि आर्मी में ये बात पता चल चुकी है, तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कॉल की। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस वक्त यूसुफ बेग मिर्जा। उन्हें कहा गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया गया है और उनकी जगह नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे जनरल जियाउद्दीन भट्ट। कुछ ही देर में यह खबर टेलीविजन पर चल गई। यह खबर चलने से आर्मी में मजीद लोगों में हलचल मच गई कि हो क्या रहा है मुल्क में। इसी दौरान जनरल जियाउद्दीन भट्ट ने कराची में तैनात कोर कमांडर जनरल उस्मानी को कॉल की। यह कॉल बहुत अहम थी क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा कराची में लैंड होना था और कराची के कोर कमांडर के हाथ में तमाम तर सूरत हाल का इख्तियार आ चुका था। लेकिन जनरल जियाउद्दीन भट्ट ने उन्हें यह कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब कराची में लैंड करें तो उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ आर्मी हाउस ले जाया जाए। उस वक्त तक उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को अरेस्ट करने के अहकामात नहीं दिए थे। उन्होंने उनका फोन सुनने के बाद अभी वो कुछ सोच ही रहे थे, तजज्जुब के आलम में थे कि उन्हें एक सबसे अहम कॉल आई। जी हाँ, ये कॉल थी परवेज मुशर्रफ के दस्तरास और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज की। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, आप बताइए क्या हो रहा है। दोनों में कुछ देर गुफ्तगू हुई और ये तय पाया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्मी ऑफिसर्स नहीं जाएंगे और वो जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मानेंगे।
अभी इन दोनों के दरमियान कॉन्वर्सेशन खत्म हुई थी कि एक और अहम फोन कॉल जनरल उस्मानी को आई, और ये थी कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद की। उन दोनों के दरमियान भी गुफ्तगू की नौयत इसी तरह की थी कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ही रहेंगे। इन तीन अहम किरदारों की वजह से ही उस दिन 12 अक्टूबर को जनरल परवेज मुशर्रफ बच गए। अगर जनरल उस्मानी उस दिन ये तय कर लेते कि वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के अहकामात पर अमल करेंगे और परवेज मुशर्रफ को आर्मी हाउस ले आएंगे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बल्कि एज फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जाहिर है खेल पलट सकता था। इसी तरह अगर जनरल महमूद जो कि कोर कमांडर रावलपिंडी थे वो ये फैसला कर लेते कि वो वजीर आजम हाउस के अहकामात मानेंगे तो भी खेल पलट सकता था। खैर, अब हम कराची से आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी में भी इस बात पर इत्तेफाक राय हो चुका था सीनियर मिलिट्री लीडरशिप में कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ही रहेंगे। इस फैसले के तहत पाकिस्तान टेलीविजन यानी इस्लामाबाद सेंटर कुछ फौजियों को भेजा गया और उन्हें कहा गया कि वहां जाकर परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और ज़ियाउद्दीन भट्ट की तैनाती की खबर रुकवाई जाए। MDPTV यूसुफ बेग मिर्जा ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि कुछ फौजी न्यूज़ रूम में दाखिल हुए हैं। उन्होंने न्यूज़ रूम में दाखिल होते ही स्टाफ से कहा कि इस खबर को फौरी तौर पर रुकवा दीजिए, ये खबर अब नहीं चलनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। यूसुफ बेग मिर्जा ने परेशानी के आलम में वजीर आजम हाउस कॉल की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ फौजी आए हैं और वो इस खबर को चलने से रोक रहे हैं। वजीर आजम हाउस से उन्हें कहा गया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वही करना होगा जो आपको वजीर आजम हाउस से कहा गया है। उन्हें बताया गया कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ फौजी मौजूद हैं और मैं फौजियों से नहीं लड़ सकता। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कॉल की। इस बार फोन रिसीव किया नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने। यूसुफ बेग मिर्जा ने उन्हें भी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि फौजी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ, मैं ये खबर कैसे चला सकता हूँ। हुसैन नवाज ने कहा, ये खबर तो आपको चलानी ही पड़ेगी क्योंकि ये आपकी नौकरी है और आपको ये अहकामात वजीर आजम हाउस से आए हैं। यूसुफ बेग मिर्जा ने कहा, आपको खतरात का अंदाजा नहीं है, इनके हाथ में बंदूकें हैं। उन्हें बताया गया, कोई बात नहीं, अगर आप अपनी ड्यूटी में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे। यूसुफ बेग मिर्जा ने फोन तर्क दिया, लेकिन जाहिर है ये खबर दोबारा नहीं चल सकी। कुछ देर के बाद वहां से जो उनके वजीर आजम हाउस से जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि वो पीटीवी जाएंगे और मामला को कंट्रोल करेंगे। वो एक ब्रिगेडियर थे, जाहिर है वो रैंक में उन ऑफिसर्स से और उन सिपाहियों से सीनियर थे जो पीटीवी में आकर इस खबर को रुकवा रहे थे। उन्होंने आकर उनसे कहा कि आप इस खबर को नहीं रुकवा सकते और ये खबर चलेगी और ये वजीर आजम के ऑर्डर्स हैं। उन्हें बताया गया कि हमारा ताल्लुक 111 ब्रिगेड से है और हम आपसे अहकामात नहीं लेते बल्कि हमारे अहकामात 111 ब्रिगेड से आते हैं। वजीर आजम हाउस से आने वाले मिलिट्री सेक्रेटरी ने बंदूक निकाल ली और उन ऑफिसर से कहा कि आप लोगों को हमारे अहकामात मानने पड़ेंगे। कुछ देर सोचने के बाद 111 ब्रिगेड को लीड करने वाले ऑफिसर ने कहा ओके। उन्होंने अपने साथ आने वाले सोल्जर से कहा कि आप लोग हथियार गिरा दीजिए। उन्होंने दानिशमंदी का सबूत दिया, वरना उस वक्त एक खूनी झड़प भी हो सकती थी। वहां मौजूद कमांडोज ने उन तमाम फौजी ऑफिसर्स को हिरासत में ले लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। और फिर वो खबर दोबारा चली, यानी कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की और जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने की खबर एक बार फिर चली और वजीर आजम हाउस में इत्मीनान का इजहार किया गया। लेकिन वो इस बात से लाइल्म थे कि इस वक्त और क्या हो रहा है कराची और रावलपिंडी में। वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी अभी वजीर आजम हाउस पहुंचे ही थे कि कुछ देर में वहां पर 111 ब्रिगेड के फौजी और कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि उनके अहकामात नहीं माने जाएंगे। उन्हें जब ये कहा गया कि आप इस तरह वजीर आजम हाउस में दाखिल नहीं हो सकते, तो जनरल महमूद ने कहा कि आपको जो आपने अहकामात जारी किए हैं वो दुरुस्त नहीं थे और हमें अफसोस है कि हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। वहां पर उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके साथ शहबाज शरीफ, उनके छोटे भाई जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे लेकिन वो भी वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, उन्हें जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को और वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में कू मुकम्मल हो चुका था। रावलपिंडी में फौजी बगावत मुकम्मल हो चुकी थी। इस्लामाबाद में फौजी बगावत मुकम्मल हो चुकी थी।
लेकिन असल मामला था कराची में। जी हाँ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ का जहाज अभी भी हवा में था और वहां मौजूद कंट्रोल टावर को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके लिए क्या अहकामात हैं। जनरल उस्मानी उस वक्त एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को हिदायत की कि आप लोग कंट्रोल टावर का चार्ज ले लीजिए। उन्हीं ऑफिसर्स में से एक थे जनरल इफ्तिखार। वो कंट्रोल टावर में गए और उन्होंने कंट्रोल टावर के जो इंचार्ज थे उनसे कहा कि जहाज को कराची लैंड करने की हिदायत कीजिए। उन्होंने कहा वो उनकी बात नहीं मान सकते क्योंकि उन्हें वजीर आजम हाउस से कहा गया है कि जहाज कराची में लैंड नहीं कर सकता। रनवे की लाइटें बंद कर दी गई थी और वहां पर फायर ट्रक्स खड़े कर दिए गए थे। इसी दौरान जनरल इफ्तिखार ने अपना पिस्टल निकाल लिया और उन्होंने कंट्रोल टावर के जो इंचार्ज है उनकी कनपट्टी पर रख दिया और कहा उन्हें उनके अहकामात मानने होंगे। जाहिर है उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने जहाज के कैप्टन से रब्ता किया, उन्हें बताया कि वो कराची की तरफ आ सकते हैं और फौरन जहाज का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। फायर ट्रक्स को हटा दिया गया और रनवे की लाइट्स ऑन कर दी गई। जी हाँ, इन लाइट्स ऑन करने का मतलब था द गेम वाज ऑन। कुछ ही देर में जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा लैंड कर रहा था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ चूंकि तैयारे में थे इसलिए उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि क्या हालात उनके हक में हैं या उनके खिलाफ हैं। कंट्रोल टावर से उनका राब्ता कॉकपिट के जरिए जनरल इफ्तिखार से करवाया गया। जनरल इफ्तिखार की आवाज़ वो पहचानते थे। उन्होंने कहा कि सर, तमाम सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन मुशर्रफ उस वक्त तक पूरी तरह से इस बात पर पुरएतमाद नहीं थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने जनरल इफ्तिखार की आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि असल में वो हैं या कोई और उनकी आवाज़ बना के बोल रहा है, उनसे अपने कुत्तों के नाम पूछे और वो उन्होंने दुरुस्त बताए। इससे वो पुरएतमाद हो गए। जहाज बाहिफाजत लैंड कर गया। जिस वक्त कराची एयरपोर्ट पर जहाज लैंड किया उसमें चंद मिनट का फ्यूल रह गया था। बस मुहतात अंदाजों के मुताबिक 7 मिनट से ज़्यादा का फ्यूल नहीं था। यानी कि अगर उस वक्त वो जहाज, वो तैयारा कराची में लैंड नहीं करता तो 200, तकरीबन 200 मुसाफिर उस जहाज में सवार थे, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। परवेज मुशर्रफ तैयारे से बाहर आए। जनरल उस्मानी ने रनवे पर उनका इस्तकबाल किया। पहले उन्होंने मजाकन उनसे कहा कि सर, मुझे आपको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौरी नोट कर लिया कि जिस गाड़ी में वो आए हैं उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ्लैग लगा हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने उसी वक्त कहा, इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि कोई मुल्क से बाहर ना जाए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने चंद घंटे बाद कौम से खिताब किया और ऐलान किया कि आर्मी ने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। जिन 3 किरदारों ने इसमें परवेज मुशर्रफ का भरपूर साथ दिया वो थे जनरल उस्मानी, जनरल अजीज और जनरल महमूद। बाज़ इत्तलात के मुताबिक जनरल महमूद जब वजीर आजम हाउस गए, उन्होंने नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया और जब नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से मना किया तो उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया गया। ये कहना है नवाज शरीफ के करीबी जराये का, लेकिन फौजी जराये का कहना है कि चूंकि मुल्क में मिलिट्री टेक ओवर हो चुका था, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा था, इसलिए उनके इस्तीफे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उनसे इस्तीफा मांगा गया हो। इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ भी पूरी तरह से पुरएतमाद नहीं थे और जैसे कि हमने बताया कि उन्हें आखिर वक्त तक इस बात का यकीन नहीं था कि वो ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। लेकिन जब उन्होंने जनरल उस्मानी को ऑफिशियल गाड़ी के साथ देखा और उन्हें आर्मी हाउस ले जाया गया, तब उन्हें इत्मीनान हुआ। जब उनकी तकरीर रिकॉर्ड हुई उस वक्त भी वो शेकी थे। उन्हें इस बात का इदराक भी नहीं था उस वक्त तक कि उन्हें क्या कहलाया जाए, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो थे लेकिन कौम से खिताब वो इस हैसियत में नहीं कर सकते थे। कौम से खिताब करना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं बल्कि वजीर आजम या सदर का इस्तेहकाक होता है। उस वक्त तक ये तय नहीं हो सका था कि उनका क्या ओहदा पुकारा जाए, लेकिन बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही उन्होंने खिताब किया। बाद में उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया। 12 अक्टूबर एक और स्याह बाब था पाकिस्तान की तारीख में, दीगर मिलिट्री टेक ओवर्स की तरह। अफसोसनाक बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ इस जोम में कि वो बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान वापस आ गए थे और उनका ट्रायल हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उनका ट्रायल 12 अक्टूबर 1999 के बजाय 3 नवंबर को, जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी,
اس میں ان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ 12 اکتوبر 1999 کو جو اقدام تھا، جو کو تھا، اسے پہلے سپریم کورٹ نے اور بعد میں قومی اسمبلی نے اسے جائز قرار دے دیا تھا، اس لیے اس میں پرویز مشرف کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ضعیف دلیل تھی، بہت ہی بکواس دلیل تھی یہ۔ اصل بات یہ تھی کہ اگر 12 اکتوبر 1999 کا ٹرائل ہوتا تو ظاہر ہے نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں انہوں نے تقریباً 200 پیسنجرز کی جان کو خطرے میں ڈالا، کیوں انہوں نے ایک سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے طیارے کو انڈیا لے جانے کی اجازت دی یا احکامات دیے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے، اور خوف زدہ انسان کا فیصلہ خود غرضی پر تو مبنی ہو سکتا ہے، انصاف پر نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے 12 اکتوبر 1999 کے کرداروں کے بھی کبھی ٹرائل نہیں ہوئے، کبھی انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اسی لیے آج بھی ایک اور 12 اکتوبر کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور مہم جو، کوئی اور اس طرح کا، کوئی پرویز مشرف ایک اور پیدا ہو جائے، کوئی اور جنرل عثمانی پیدا ہو جائے، کوئی اور جنرل محمود، کوئی اور جنرل عزیز، جو ایک منتخب وزیر اعظم کے احکامات ماننے کے بجائے اپنے چیف کو بچانے کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ ملک میں مارشل لاء لگا دے، ملٹری ٹیک اوور کر لے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو۔ وہ لوگ جن کا کام جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ کوئی ویکیوم نہ کریٹ ہونے دیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کیا۔ پہلے 12 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح سے پرویز مشرف کو معزول کرنے کی کوشش کی، ان کی واپسی کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر وہ واپس آ گئے تو وہ پہلے ٹیک اوور کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف سے پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنرل جہانگیر کرامت، انہیں نواز شریف نے فائر کیا تھا اور فوج نے اس ڈیسیشن کو قبول کیا تھا۔ نواز شریف ایک مرتبہ پھر اپنا آئینی حق ذرا ڈیسنٹ وے میں، ذرا شائستگی سے استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات، جس وقت ان کے پاس موقع تھا کہ وہ پرویز مشرف کا ٹرائل کرتے 12 اکتوبر 1999 کی سازش میں، اس فوجی بغاوت میں، انہوں نے ایک آسان راستہ چنا، یعنی انہوں نے ایمرجنسی والے معاملے میں ان کا ٹرائل کرنا مناسب سمجھا، اور ظاہر ہے اسے پبلک میں پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ لوگوں پر یہ بات آشکار ہو گئی تھی کہ ایسا نواز شریف صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ انصاف کے لیے یا سویلین بالادستی کے لیے۔ ہماری امید ہے، دعا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی تاریخ میں آخری مارشل لاء ہو، لیکن اس کے لیے سویلین اور ملٹری دونوں قیادتوں کو مل کر اس بات کو یقینی بنانا ہوگا۔ آج کے شو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور باخبر بھی۔ اگلے شو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔